हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑप्टिक्स का नया टॉपिक स्फेरिकल मिरर। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लेन मिरर से इमेज स्पॉटिंग कैसे होती है और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स बन सकती है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स, इसके बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। और 10th क्लास में भी काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था स्फेरिकल मिरर का। उसी को हम लोग रिवाइज करते हैं और 11th क्लास के अकॉर्डिंगली जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो उसमें चीज़ें ऐड हो सकती है हम लोग ऐड करते हैं। आइए, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर एक स्फेरिकल ग्लास का स्मॉल पार्ट होता है ना। स्मॉल पार्ट से मेरा मतलब है कि जैसे ये स्फेरिकल ग्लास है, एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास है ना, अंदर से ये खाली है, तो इसी का एक पार्ट, यानी कि लेट से कि यहां से इतना पार्ट अगर कट कर लिया जाए, इतना पार्ट ऐसे कट कर लिया जाए, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट बचा, इस पार्ट को अगर हम लोग बाहर निकाल लें, लेट से ये वाला पार्ट, ठीक, तो इस पार्ट को एक साइड से पेंट कर दिया जाता है और दूसरे साइड को रिफ्लेक्टिंग छोड़ दिया जाता है ना। जो पेंटेड साइड होती है उसको कहा जाता है सिल्वर्ड फेस, और जो दूसरी साइड बच जाती है वो हो जाती है हमारी रिफ्लेक्टिंग फेस। अच्छा, सिल्वर्ड फेस एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग फेस, रिफ्लेक्टिंग फेस और रिफ्लेक्टिंग साइड। अच्छा, ऐसा हम दो तरीकों से कर सकते हैं कि मान लो इधर से एक पार्ट हमने तोड़ा और उसको भी पेंट किया। अच्छा, उसको पेंट इस तरीके से किया कि उसके इनर साइड को हमने सिल्वर्ड कर दिया, है ना, और बाहर वाला जो साइड है उसे रिफ्लेक्टिंग रहने दिया, यानी कि ये वाला जो साइड है इसे हमने रिफ्लेक्टिंग छोड़ दिया और ये वाला जो साइड है अंदर वाला, ये हमने सिल्वर्ड फेस कर दिया और पेंट कर दिया। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि दो तरीके के मिरर्स बन गए, एक में इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है और एक में आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है। इनर और आउटर से मेरा मतलब है कि जो कर्वेचर है उसके इनसाइड और आउटसाइड। ठीक, तो देखिए दो तरह के मिरर्स बन गए। हमें पता है कि इन दोनों मिरर्स को क्या कहा जाता है। ये वाला जो मिरर है जिसमें आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग रखा जाता है उसे कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। और जिसमें इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो हम लोगों ने देखा कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, है ना, कैसे बनते हैं स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, इनका यूज कहाँ है, कहाँ हम लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर देखा है। तो जैसा कि शेविंग मिरर आप लोगों ने देखे होंगे, है ना, कि जो घर में बड़े होते हैं वो शेव करते हैं, तो वो मिरर काफी पास में रख के ऐसे शेव करते हैं। तो वो जो मिरर यूज करते हैं वो भी कैसा मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है ना, कॉनकेव मिरर होता है। और उसमें जो इमेज बनती है वो काफी एनलार्ज इमेज बनती है। ये कैसे इमेज बनती है इस चीज को हम लोग आगे ड्रॉ करेंगे और अच्छे से देखेंगे। और कहाँ पे आप लोगों ने स्फेरिकल मिरर देखा होगा, तो जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, तो उसमें देखा होगा कि रियर व्यू मिरर जो होता है जिसमें हम लोग पीछे देखते हैं, वो वाले मिरर्स भी क्या है, स्फेरिकल मिरर्स है। उसमें बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं वो हमें छोटे से मिरर में दिखाई दे जाते हैं, तो वो वहां पे उसका यूज है। और कहाँ पे, तो जो रोड के राउंड अबाउट्स होते हैं जहां पे हम लोग टर्न लेते हैं, वहां पे भी कई बार साइड में जो है वो स्फेरिकल मिरर्स लगे हुए होते हैं। उससे क्या होता है ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा नहीं होगा, जनरली मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, अच्छे शहरों में अगर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि जो स्ट्रीट्स होती है जिसमें ऐसा टर्न होता है, वहां पे ऐसा, है ना, थोड़ा सा एंगल पे रहता है इस तरीके से। इससे क्या होता है, यहाँ एक बड़ा सा मिरर लगा देने से अगर कोई इधर पर्सन ए आ रहा है ना, और इधर से कोई पर्सन है वो देखना चाहता है, तो इस पर्सन को देख सकता है, यानी बी ए को देख सकता है और ए बी को देख सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस मिरर। ये मिरर अगेन कैसा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिसमें बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी सी इमेज बन जाती है। तो ये सब यूजेस हैं और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते दौरान देखेंगे।
तो ये तो बात हुई कि प्रैक्टिकल कहाँ यूज होता है। अच्छा, क्यों यूज होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों यूज कर रहे हैं। हमारे पास प्लेन मिरर तो था ही, इतना सस्ता है, अच्छा है, सिंपल डिजाइन है, तो क्या जरूरत है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर यूज करने की। तो इसे हम, जो हमारा मेन बेनिफिट है वो है कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की साइज छोटी कर सकता है और छोटे से ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी कर सकता है। यानी कि इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से डिफर कर सकता है। और ये लिमिटेशन थी किसमें, प्लेन मिरर में। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही हमको इमेज की भी हाइट मिलती है। तो ये डिफरेंस जो है वो इसका प्रैक्टिकल यूज बन जाता है कि इसलिए हम लोग स्फेरिकल मिरर्स को यूज करते हैं। ठीक, आइए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से जुड़े हुए, तो उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। सिंपल टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही बेसिक बातें करने वाले हम लोग इस लेक्चर में। आप लोगों ने पहले से पढ़ा है, मैं जस्ट उसको रिवाइज कर रहा हूं और कुछ चीजें ऐड करनी है वो भी मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, तो पहली चीज हम लोग देखते हैं कि पोल, है ना। पोल क्या होता है, तो लेट्स से कॉनकेव मिरर है ये, है ना। कॉनकेव मिरर है तो इसका आउटर सरफेस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सिल्वर्ड हो जाएगा। ठीक, या फिर कॉन्वेक्स मिरर है ना। कॉन्वेक्स मिरर है तो इनर वाला साइड जो है वो क्या हो जाएगा, सिल्वर्ड हो जाएगा, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। ठीक, तो जब हम पोल की बात करते हैं तो पोल इज अ पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है उसके सरफेस पे पॉइंट होता है और ये जनरली सेंटर में होता है। लाइक अगर डिस्क आप लोग ले तो डिस्क के सेंटर में जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ये क्या होते हैं, ये डिस्क की तरह नहीं होते, ये ऐसे हल्के से मुड़े हुए होते हैं, क्योंकि स्फेरिकल पार्ट है ये, तो ये हल्के से मुड़ जाते हैं, तो उनका सेंटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। तो पोल के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज अ पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ मिरर। कौन से मिरर, स्फेरिकल मिरर, टेकन so that we can conveniently measure अदर क्वांटिटीज, है ना। दूसरी जो क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग इस पोल को ही रेफरेंस पॉइंट मान के मेजर करेंगे। तो ये जो पोल है वो रेफरेंस पॉइंट की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक, जनरली हम लोग बात करें तो ये सेंटर में होता है, किसके, स्फेरिकल मिरर्स के, लोकेटेड एट सेंटर ऑफ जो भी हमारा सरफेस है, कॉनकेव मिरर का या फिर कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक, दूसरा हम लोग टर्म देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग जानते हैं कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन पासिंग थ्रू द पोल से पास करते हुए एक इमेजिनरी लाइन को ही हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसमें कंडीशन ये होती है कि पोल पे जो हम लोग टेंजेंट बनाए, टेंजेंट टू स्फेरिकल सरफेस, अगर इस पे टेंजेंट बनाए तो इस टेंजेंट के प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर होती है। क्या लिखा हम लोगों ने कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन drawn perpendicular to tangent at pole, ठीक, which passes through पोल से पास करना होना चाहिए, है ना, which passes through पोल। ठीक, तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। आइए और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है क्या, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ये जो हमने स्फेरिकल मिरर लिया है ये किसका पार्ट था, एक स्फेयर का पार्ट था, तो उस स्फेयर का एक सेंटर भी होगा, है ना। अगर इसे हम लोग पूरा ड्रॉ करें तो इस तरह का लेट से कि एक स्फेयर बन जाता है, तो इस स्फेयर का कुछ सेंटर भी रहा होगा, है ना। तो वो जो सेंटर है उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या लिख देंगे, इट इज सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम विच दिस मिरर हैज बीन टेकन।
सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम विच दिस concave or convex mirror spherical part has been taken ये बात हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर की। ठीक इसी तरीके से एक और टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर वहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो किसी भी सर्कल का रेडियस होता है, तो उसमें उस पॉइंट को, है ना, हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास। स्फेरिकल ग्लास, है ना। स्फेरिकल ग्लास से मतलब है मेरा पूरा स्फेयर, जिससे कि हमने ये स्फेरिकल पार्ट अपना कट आउट की। ठीक, अच्छा, ये तो बात हुई बेसिक टर्म्स की। एक और चीज हम लोग जानते हैं अपर्चर। आइए अपर्चर को भी डिफाइन करते हैं कि अपर्चर क्या होता है। उसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है रेडियस ऑफ अपर्चर। आइए इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग कि अपर्चर, है ना, हमने कहा अपर्चर तो देखिए जरा ध्यान से देखिए कि लेट से ये कॉनकेव मिरर है हमारा, है ना। तो कॉनकेव मिरर में ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर एक ऐसा प्लेन हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, है ना। ये प्लेन कैसा है? बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे आउट ऑफ द प्लेन, जो बोर्ड से परपेंडिकुलर प्लेन है वो इस तरीके से ऐसे पास हो रहा है ऐसे। ठीक, तो इस प्लेन पे जो ये स्फेरिकल पार्ट है हमारा, है ना, ये स्फेरिकल पार्ट है, इसको लेट से प्रोजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि ये पेन है ना, या चॉक होल्डर है, इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो यहां पे एक इमेज बन जाएगी, है ना। अगर ये सिलेंड्रिकल है तो यहां पे एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा, है ना। अगर ये सर्कुलर होता, सॉरी मतलब स्फेरिकल का पार्ट होता, तो यहां पे क्या हो जाता? एक सर्कुलर पोर्शन बन जाता। तो ठीक उसी तरीके से अगर किसी ऐसे शेप को मैं प्रोजेक्ट करता हूं जो सर्कुलर है, उसका यहां पे पोर्शन कैसा बन जाएगा? वो भी सर्कुलर बन जाएगा। तो यहां पे एक सर्कल टाइप का, है ना, इमेजिनरी सरफेस बन जाएगा। ठीक, तो इसी सर्कल टाइप के इमेजिनरी सरफेस को हम लोग कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं? अपर्चर। कि सामने जो प्रोजेक्शन है, स्फेरिकल पार्ट जो हम लोगों ने लिया है मिरर का, उसको प्रोजेक्ट करें अगर एक प्लेन में, तो जो सरफेस बनेगा, जो कर्वेचर बनेगा, उस कर्वेचर को हमने कहा अपर्चर। ठीक, तो ये तो बात हुई अपर्चर की कि अपर्चर क्या होता है ना। ये जो पूरा एरिया है, एरिया प्रोजेक्टेड, एरिया प्रोजेक्टेड, इसको हमने कहा अपर्चर है। ठीक, तो अगर सर्कुलर सेक्शन बना तो कुछ रेडियस भी होगा इसका, है ना। लेट से ये इसका सेंटर होगा और ये रेडियस होगा, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर। ठीक, तो एक और टर्म हुआ क्या? रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है? इट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक? तो जो हमारा अपर्चर है उसके सरफेस पे, यानी उसके सर्कमफ्रेंस पे जो लेंथ बनेगी, दैट इज रेडियस ऑफ अपर्चर। तो हमने अपर्चर की बात की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ा है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ना। क्या कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस के बारे में? तो प्रिंसिपल फोकस के बारे में ये कह सकते हैं हम लोग कि ऐसी रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे इंसिडेंट हो। कैसे?
ये जो इंसिडेंट रेज है IR, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमारे स्फेरिकल मिरर पे अगर इंसिडेंट हो तो नॉर्मल से जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। लेट से कि ये एंगल I है तो ये एंगल R होगा विच इज इक्वल टू I एंड दिस विल बी C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a fixed point on principal axis or it intersect principal axis at a fixed point। उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं, उसको डिनोट किया जाता है F से। तो प्रिंसिपल फोकस के बारे में क्या कहा हमने? प्रिंसिपल फोकस कि एनी रेज दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एनी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis after reflection passes through a fixed point, passes through a fixed point, that point is known as principal focus, that point is principal focus। principal focus, ठीक। तो ये बात हुई कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या। अच्छा, ये जो रेस की हम लोग बात कर रहे हैं इंसिडेंट रेस की, ये रेस भी दो तरह की होती है, एक होती है पैराएक्सियल रेज और एक होती है नॉन पैराएक्सियल रेज। रेज दो तरह की होती है, एक पैराएक्सियल रेज और दूसरी नॉन पैराएक्सियल रेज। क्या फर्क होता है इन दोनों रेज में? तो पैराएक्सियल रेज जो होती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है और जो एंगल सबटेंड करती है हमारे स्फेरिकल मिरर पे वो एंगल भी काफी ज्यादा छोटा होता है। तो दो कंडीशन जो है वो फिक्स है पैराएक्सियल रेज के लिए कि एक ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा और दूसरी कंडीशन कि एंगल सबटेंड्स बाय पैराएक्सियल रेज इज वेरी स्मॉल, है ना। यहां लिख देते हैं हम लोग पैराएक्सियल रेज के बारे में कि पैराएक्सियल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा पॉइंट कि एंगल सबटेंड्स एंगल विच इज वेरी स्मॉल, ठीक। नॉन पैराएक्सियल रेज में ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, क्या कि कोई जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो और जो वो एंगल सबटेंड करेगी स्फेरिकल मिरर पे वो भी बड़ा हो सकता है, ठीक। तो प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे थे हम लोग कि फोकस वो पॉइंट होता है जो ये इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक। इसी से जुड़ा एक और टर्म होता है प्रिंसिपल फोकस से, फोकल लेंथ, है ना। उसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि फोकल लेंथ का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है। फोकल लेंथ, नेक्स्ट टर्म इज फोकल लेंथ विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। अच्छा, इस स्मॉल एफ को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। लेकिन ये अजम्पशन है ना, नॉट ऑलवेज वैलिड, इट इज नॉट ऑलवेज वैलिड। हमेशा ये वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, कब वैलिड नहीं होगा? तो है ना, कब वैलिड नहीं होगा? तो जैसे पूरे रे ऑप्टिक्स में जो है स्फेरिकल मिरर वाले पार्ट में, उसमें हमारा अजम्पशन रहेगा कि जो भी इनकमिंग रेज है वो पैराएक्सियल रेज है, यानी कि नॉन पैराएक्सियल के रेज के लिए ये फॉर्मूला या जो भी फॉर्मूला आगे हम लोग पढ़ेंगे वो वैलिड नहीं रहेंगे। तो नॉन पैराएक्सियल रेज में सिचुएशन क्या होती है, देखिए। लेट्स से ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, कुछ इस तरीके से ये नॉन पैराएक्सियल रेज इंसिडेंट हुई मिरर पे ऑफ फोकल लेंथ f। तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट नोन एज प्रिंसिपल फोकस, ठीक। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जहां से हमारा नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल लेट से I है और उतना ही एंगल क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन, ठीक।
अगर ये एंगल आई है तो अल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल भी हम लोग कह सकते हैं कि आई होगा। ठीक, ये साइड और ये साइड भी बराबर हो जाएगी क्योंकि दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम। तो ये और ये अगर बराबर है ये साइड, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इस लाइन पे, किस पे, नॉर्मल पे, नॉर्मल पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो देखिए ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ, और यहां से इधर वाली ये वाली लेंथ, ये दोनों लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पूरी लेंथ अगर r है ना, रेडियस, तो यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। इसको अगर ये परपेंडिकुलर लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये इतना लेंथ कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक, अब इस ट्राइंगल का मैं नाम दे देता हूं ट्राइंगल ए बी एंड सी। सी कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हम लोग लिख सकते हैं कि ये अगर मैं x मान लेता हूं यहां से लेके ये डिस्टेंस, तो x cos i विल बी इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है, r/2। तो x कितना आ गया, r/2 cos i 1/cos i विच इज इक्वल टू sec i। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए r/2 sec i। तो यहां से यहां की वैल्यू आई है। अच्छा, आगे की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें कि ये वाली जो लेंथ है यहां से लेके स्फेरिकल मिरर हमारा ये वाली लेंथ, तो ये पूरी लेंथ r/2 है, ये कितनी हो जाएगी, r/2, यानी कि फोकल लेंथ f विल बी इक्वल टू r/2 sec i, और जो भी हमारा इंसिडेंट एंगल है वो एंगल हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि फोकल लेंथ जरूरी नहीं हो कि हर बार कितना हो, r/2 हो, ये अलग भी हो सकता है। कितना होगा, जो जनरल फॉर्म है फोकल लेंथ का वो क्या है, r/2 sec i। कब, जब एंगल i बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो, हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि एंगल i टेंड्स टू 0। अच्छा, ये जनरलाइज होके r/2 पे कैसे आ जाता है, देखिए, तो जब एंगल i बहुत ज्यादा छोटा होगा, है ना, विल टेंड टू 0, तो क्या होगा, हमें पता है कि साइन i और टेन i ये दोनों क्या करते हैं, इट विल टेंड टू 0, एंड कॉस i कहाँ टेंड करता है, 1 को टेंड करता है, तो sec i भी कहाँ टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा। तो उस केस में जब sec i 1 को टेंड करेगा तो देखिए f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/2, वो कितनी हो जाएगी, r/2, यानी कि इस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, r/2, और यही फोकल लेंथ अभी तक हम लोग जान रहे थे, है ना। तो ये कब वैलिड होता है, जब जो रेज है, इनकमिंग रेज है, वो पैराएक्सियल रेज है। तो होप कि आपको समझ में आया हो। इससे जुड़ा एक सवाल करते हैं हम लोग, है ना, जो भी टर्म्स हमने डिफाइन किए उनको रिलेट करते हुए एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमने काफी सारे टर्म्स पढ़े, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल। इसी से एक क्वेश्चन रिलेट करते हैं कि लेट्स से कि एक हमारा कॉन्केव मिरर है और फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। दिस इज f एंड दिस इज c, यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा यहां से यहां तक फोकल लेंथ हो जाएगा और दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन है कि अगर इस कॉन्केव मिरर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया जाए, इफ कॉन्केव मिरर इज कट, mirror is cut into two equal parts, तो बताइए कि जो भी टर्म्स होते हैं, कौन कौन से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारे टर्म्स कैसे अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए इनको कट कैसे किया गया है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है ठीक उसी लाइन से या उसी प्लेन से इसे कट कर दिया गया है ना, यहां से इसे कट कर दिया गया, यानी कि दो इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो गया। अच्छा, वो दोनों हाफ कैसे इक्वल होंगे, तो एक ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नीचे वाला।
ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है गई ऊपर वाले की, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस नीचे वाले की, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस पहले एक ही थी, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस दो दो हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक, हमने कहा था कि इसका एक पोल है यहाँ पे, लेकिन अब जब ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा तो इस मिरर के पोल्स भी डिवाइड हो जाएंगे, और वो पोल कहाँ सिचुएटेड होगा, बिल्कुल इस टिप पे जहां से कट किया गया है। तो ऊपर वाले का पोल यहां हो जाएगा और इसका पोल यहां हो जाएगा, यानी कि पोल चेंज हो जाएंगे, पोजीशन वही रहेगी लेकिन चेंज हो गया, है ना। पोल पहले सिंगल था, अब कितना आ गया, डबल पोल आ गया। अच्छा, दूसरी क्वांटिटीज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कर्वेचर देख सकते हैं कि कर्वेचर चेंज नहीं हुआ है, जितना पहले रेडियस था अभी भी उतना ही रेडियस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हुआ। फोकल लेंथ क्या चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए क्या क्या चेंज हुआ, पोल चेंज हो गया, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से डिनोट किया, चेंज नहीं हुआ, है ना। चेंज की बात कर रहे हैं हम लोग कि क्या क्या क्वांटिटीज चेंज हो गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस, दो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक, तो ये टर्म्स हैं जो चेंज हुए हैं, और उनमें से कुछ चेंज जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये टर्म्स क्या हुए, चेंज नहीं हुए। ठीक, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस करने में बहुत ही यूजफुल होगा। जब हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जेईई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, ओलंपियाड के क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है कि अगर एक मिरर को कट कर दिया गया है तो बताइए कि पोल उसका कहाँ जाएगा और फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या चेंज आएंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रिस्पेक्ट में इमेज की पोजीशन कहाँ चली जाएगी। ठीक, तो ये कुछ कुछ टर्म्स थे जो हम लोगों ने पढ़े स्फेरिकल मिरर के रिलेटिव। आइए कुछ रूल्स देखते हैं जो कि इमेज स्पॉटिंग में हेल्प करेंगे। रूल्स फॉर इमेज स्पॉटिंग। स्फेरिकल मिरर में इमेज स्पॉटिंग करने के लिए कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़े हैं। मैं एक फास्ट रिकैप करा देता हूं। पहला है, लेट्स से कि हम लोग इधर कॉनकेव मिरर के लिए लिखते हैं और इधर कॉन्वेक्स मिरर के लिए लिखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर के लिए पहला लॉ है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो उसकी इमेज एग्जैक्टली कहां बनती है, फोकस पे बन जाती है ना। दिस लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पहला लॉ है क्या कि इन्फिनिटी से अगर कोई रेज आ रही है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, तो उसकी इमेज कहां बन जाएगी, फोकस पे बन जाएगी। ठीक, दूसरा लॉ कि अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाए ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाए, तो जो हमारी इमेज है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में चली जाती है। याद रहे कि हमें इमेज बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रेज कितनी चाहिए, 2 चाहिए। प्लेन मिरर में हम लोगों ने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ ली है। तो फोकस पे एक रे बन गई, दूसरी रे हम लोग सबटेंड करते हैं जो इक्वल एंगल सबटेंड करेगी कहां पे, मिरर पे। तो ये एंगल आई है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल आर हो जाएगा। इमेज कहां बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तीसरा लॉ है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो एक रे तो हमने लगा दी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी रे पोल पे सबटेंड कर देते हैं। पोल से क्या होगा, जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट था, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहां बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन गई। कैसी इमेज बनी है, देखो इमेज बिल्कुल उलट गई है, यानी कि इन सब केसेस में रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक, फोर्थ केस कि ऑब्जेक्ट जो है वो अब हम लोग रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देंगे। तो एक रे तो पैरेलल चली गई इंसिडेंट, वो क्या हुई, फोकस से ऐसे पास हो गई। ठीक, दूसरी रे पोल पे लगा दी हम लोगों ने, वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई।
तो हमें जो इमेज मिली वो कुछ इस पोजीशन में मिला। दिस वाज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। कहाँ मिली इमेज मिली है? तो देख पा रहे हैं आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में मिली है। दिस इज माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट साइड में, तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमें इमेज मिल गई है। ठीक, फिफ्थ लॉ है कि जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है वो अगर फोकस पे हो जाए, ऑब्जेक्ट पोजीशन फोकस पे हो जाए तो क्या होता है, एक पैरेलल रे हम लोग बिल्कुल फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे पोल पे सबटेंड कर देते हैं इक्वल एंगल तो वो भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अच्छा, ये वाला केस ऐसा होता है कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। ये वाली रे और ये वाली रे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये इधर आगे जाके कहीं पे भी मीट नहीं होगी। तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन जाती है, इन्फिनिटी पे बन जाती है। जस्ट पहले का ऑपोजिट केस हो जाएगा कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो फोकस पे बन जाएगी इमेज, और फोकस पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे, पीछे की तरफ, है ना, मिरर से पीछे की तरफ, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। सिक्स्थ केस हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है, किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। क्या केस है देखिए, कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा फोकस और पोल के बीच में आ जाए, फोकस और पोल के बीच में आ जाए कुछ इस तरीके से। तो एक रे हमने पैरेलल लगा दी, पैरेलल वाली रे क्या होगी, फोकस के थ्रू पास हो जाएगी, ये इंसिडेंट रे। दूसरी रे पोल के थ्रू, ये एंगल आई है तो उतने ही एंगल पे फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब देखिए ये जो रेज हमने पीछे बनाई है वो कैसी रेज है, डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग रेज का मतलब है कि पीछे कहीं पे भी मीट नहीं कर सकती है। अगर इन्हें मिलाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। पीछे एक्सटेंड करने पे हमें पता चलेगा कि ये रेस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है ना। एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं है बट वर्चुअली इंटरसेक्शन हो रहा है, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो यहां क्या मिल जाएगा, हमें एक इमेज मिल जाएगी। यानी कि ये इस वाले केस में देखिए क्या हुआ कि फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट आया तो उसकी इमेज कैसी मिली, वर्चुअल इमेज मिली है। कैसी, बिल्कुल एनलार्ज, है ना, वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बनी है। किस केस के लिए, जब फोकस और पोल के बीच में रखा हो। तो ये केस कॉन्केव मिरर के लिए बिल्कुल डिफरेंट केस है। ऐसा ही वर्चुअल इमेज हमें मिलती है कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में लेट से इसका फोकस F है और सेंटर ऑफ कर्वेचर C से डिनोट कर देते हैं। तो इसमें एक ही केस होता है कि ऑब्जेक्ट चाहे जहीं पे भी हो, अगर हम पैरेलल रेज लगाते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती है ना। हमें ये लगता है कि फोकस के थ्रू ये रे पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू फोकस, तो कुछ इस तरीके से। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल है, ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर एंगल हो जाएगा। ठीक, एक ये रे हो गई। एक दूसरी पोल पे सबटेंड कर देते हैं हम, ये हो गया, जितना एंगल आई था उतना ही एंगल आर हो जाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये वाली रे और ये वाली रे डाइवर्जिंग रेज हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे। हम लोग क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे। पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये दोनों रेज यहां कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है। दिख रहा है ये पोर्शन आपको, यहां कहीं इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि दिस इज व्हाट, इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में, अच्छा, इस इमेज की ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप कहीं पे भी कर दीजिए, है ना, इनफाइनाइट लेके चले जाइए, माइनस इन्फिनिटी, या फिर बिल्कुल पोल के पास में रख दीजिए, आपको हमेशा यही केस मिलेगा। क्या कि पोल और फोकस के बीच में मिलेगा, वर्चुअल फोकस। यहां पे क्या है, दूसरे साइड फोकस रहेगा, तो पोल और फोकस के हमेशा बीच में आपको इमेज मिलेगी। तो दिस इज केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कुछ सिंपल से रूल्स थे जो आगे हम लोग को इमेज स्पॉटिंग में काम आएंगे, और इन रे डायग्राम्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है पूरे ऑप्टिक्स में। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर को कंटिन्यू करेंगे और इस पे कुछ आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे।